तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12th के रासायनिक विज्ञान के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमने 40 क्वेश्चनों को यानी कि 42 क्वेश्चनों को अगले पार्ट में किया था और इस पार्ट में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी में एकदम मस्त लगे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, और अब अपने हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो जितने भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके आगे मैंने एक पार्ट को और कराया था, ठीक है। ये हमारा चैनल का नाम है एसके लर्निंग पॉइंट, इसके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारा 43वां क्वेश्चन है, कर रहा है 3.0 ग्राम, यानी कि 3.0 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, यानी कि घुला हुआ है। तो विलयन की मोललता क्या निकालना है? मोललता, मोललता निकालना है, ठीक है। मोललता, मोललता, मोललता का हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, विलेय का भार यानी कि WA गुणे 1000 अपान अणु भार होता है, या में लिख लीजिए, गुणे उसका आयतन होता है, ठीक है। यानी कि विलायक का आयतन भी लिख दीजिए। विलायक का आयतन क्या हो जाएगा? भी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? आयतन। इसी में मान बस रखना है। भार दिया है 3 ग्राम, 3 ग्राम दिया है, ठीक। गुणे 1000 बटा अणुभार क्या है? एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसका निकालेंगे C का 12, इसका 3 हो जाएगा, प्लस फिर से C का 12 और 2 ऑक्सीजन 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि 12 3 15, 15 10 25 26 27 28 28 प्लस 32 कितना? 30 30 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक। 60 ग्राम हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। गुणे आयतन, आयतन कितना दिया? 80 दिया है। अब इसी को हम सॉल्व करें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा? 30, 30 हो जाएगा। 30 बटा 8 छक्के 48 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा। बस इसी को भाग देंगे, यानी 30 बसा जब 38 बटा जब 48 करेंगे तो हमारा 0.625 मोल प्रति kg, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये kg इनवर्स हो जाएगा। ये इसमें भी इनवर्स नहीं, kg इनवर्स कहाँ होगा? सॉरी, बटा लगाए हैं, नहीं बटा लगा है। तो क्या हो जाएगा? 0.625 मोल प्रति kg हो जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.0 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अपक्रिया की अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का सूत्र T1/2, यानी कि अर्ध आयुकाल बराबर फार्मूला होता है 0.693/K, ठीक है। इसी में मान रखना है 0.693 बटा वेग स्थिरांक के क्या होता है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मान दिया है 2.0 गुणे 10⁻³ इसी को सॉल्व करना है। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब इसको भाग देंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो, यानी कि 3.465 गुणे 10⁻² सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है CH3CH3 और ये OH CH3 का IUPAC नाम, यानी कि जो ये है हमें दिया गया है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है दोस्तों। तो जो इसका हमारा IUPAC नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, यानी कि मेथिल, ये हमारा मेथिल हो जाएगा। ये OH है तो हाइड्रोक्सी, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? यानी कि जो शून्य कोट की अपक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, वही हमें बताना है। तो दोस्तों, हमने इसका फार्मूला भी बताया था, 1 नंबर इसका फार्मूला है, एकदम उसमें फार्मूला में मान रखिए, एकदम आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा? मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मोल इनवर्स मोल, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है बिलियन की मोलरता। मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का हमारा फार्मूला होता है मोलरता बराबर हमारा फार्मूला होता है WA, यानी कि विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणु भार, यानी कि MA गुणे विलयन का आयतन, यानी कि WB लिख दीजिए। आयतन क्या होता है WB लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मान रखना है हमें। भार कितना दिया है 9 ग्राम दिया है, 9 गुणे 1000 बटा अणु भार क्या है इसमें NaOH का अणु भार निकालेंगे NaOH। सोडियम का कितना होता है 23, इसका 16, इसका 1, तो कितना हो जाएगा 17, 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 40 ग्राम हो जाएगा। तो ये 40 गुणे ये कितना है 450। अब इसी को काटें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 90 बटा 45, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 को 20 को 0 हासिल 2, 4 को 16 17 18, 180, 1 0 से 1 0, 9 दूना 18, 1 बटा 2 आ गया, यानी कि 0.5, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनता है। हम यानी कि हमें इसमें बताना है कि जो कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है उसमें क्या बनता है। तो दोस्तों जो हमारा जो कार्बिल एमीन अपक्रिया है उसमें क्या बनता है, तो जब हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है तो क्या बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि जो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें ये बताना है कि जे वेग परिवर्तन का जो ताप होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब हम लोग वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाते हैं तो क्या बनता है वो बढ़ता है, यानी कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड है। इसमें से कौन मोनोसेकेराइड है, यानी कि मोनोसेकेराइड को बताना है। तो दोस्तों जो हमारा फ्रैक्टोज होता है, यानी जो हमारा फ्रैक्टोज होता है वही क्या होता है मोनोसेकेराइड होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रैक्टोज जो होता है वो क्या होता है मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस 0.1 यम जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किस 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा, ये हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों हमें इसमें यही बताना है कि जो निम्न में से कौन, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, पोटेशियम सल्फेट या ग्लूकोज है, इसमें से 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम कितना होगा, यानी कि कम कम किसका होता है। तो सोडियम क्लोराइड दिया है, यूरिया दिया है, पोटेशियम सल्फेट दिया है, ग्लूकोज दिया है। तो जो हमारा पोटेशियम सल्फेट होता है इसी का सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम इसी का होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब एसिटिक अम्ल को P2O5, यानी कि जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सी यौगिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है, तो जो क्या बनता है पहला दिया है CH3CO का होल ट्वाइज O, दूसरा दिया CH4, तीसरा दिया CH3COCH3 और डी दिया है CH3CHO। तो दोस्तों जब हमारा एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो ऑप्शन है, यानी कि क्या बनता है CH3CO का होल ट्वाइज O बनता है, यही हमारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करा अगला क्वेश्चन कर रहा है दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। हमें इसमें बताना है कि जो दूध में पाया जाता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दूध में जो पाया जाता है क्या पाया जाता है लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा लैक्टोज इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है
प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में, यानी कह रहा है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अपक्रिया क्या है। तो जो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त अपक्रिया होती है वो क्या होती है, वो हमारा कार्बिलेमिन अपक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है गाटरमान अपक्रिया, दूसरा कह रहा है कार्बिलेमिन अपक्रिया, और तीसरा कह रहा है सैंडमेयर अपक्रिया, और चौथा कह रहा है डायजुक्टिकरण अपक्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कार्बिलेमिन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्या, कार्बिलेमिन अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है स्प्रीट के नमूने में, यानी कि स्प्रीट के नमूने में इथेनॉल 90% है, इथेनॉल का मोल प्रभाव क्या होगा। इसमें हमें इथेनॉल का क्या निकालना है, मोल प्रभाव निकालना है या मोल अंश निकालना है। तो दोस्तों मोल अंश आप लोग मैंने बताया है किस तरह मोल अंश निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग मोल प्रभाव निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यानी कि 0.779, यानी कि ऑप्शन है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या है। इसमें हमें बताना है कि सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या है। तो दोस्तों जो हमारा ग्लूकोज होता है इसे क्या कहते हैं, शहद की शर्करा कहते हैं, शहद की शर्करा कहते हैं, इसे शहद की शर्करा कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा फ्रक्टोज होता है क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फलों की शर्करा होता है, फलों की शर्करा होता है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, यानी कि सी क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि फ्रक्टोज क्या होता है, फलों की शर्करा, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। ये क्या होता है, फलों की शर्करा होती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, रासायनिक बलगतिकी में से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा वेग स्थिरांक पूछ रहा है, वेग स्थिरांक क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, 1.38 × 10⁻² सेकेंड, यही हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समय की कमी होने के कारण मैं सवाल नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसमें वेग स्थिरांक का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है Na2CO3 के 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। आवश्यक मात्रा क्या हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन दिया है 1.53 ग्राम, बी दिया है 3.06 ग्राम, सी दिया है 5.3 ग्राम, और डी दिया है 10.6 ग्राम। तो दोस्तों जो Na2CO3 के लिए जो 0.2 मोलर विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक जो मात्रा होगी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है राइबोफ्लेविन, यानी जो राइबोफ्लेविन है नाम है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन दिया है, यानी कह रहा है राइबोफ्लेविन जो है नाम किसका है, विटामिन B1 का है, विटामिन B2 का है, विटामिन B6 का है, या विटामिन B12 का है। तो ये जो राइबोफ्लेविन नाम होता है किसका होता है, यानी विटामिन B2 का होता है। विटामिन B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन नाम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एस्कार्बिक अम्ल का नाम बताइए, यानी कि जो एस्कार्बिक अम्ल होता है, क्या विटामिन ए का मान होता है, जो एस्कार्बिक अम्ल है उसका नाम विटामिन ए है, या विटामिन बी है, या विटामिन सी है, या विटामिन B6 है, इसमें हमें बताना है। तो दोस्तों जो हमारा विटामिन सी होता है, यानी कि जो हमारा विटामिन सी होता है उसी का नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमांक का अवनमन, जो अवनमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी। अवनमन का मतलब कमी होता है, यानी कि हिमांक का अवनमन, जो हिमांक का अवनमन होता है वो समानुपाती होता है विलयन के मोल अंश के, विलयन की मोलरता के, विलयन की मोललता के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा हिमांक का अवनमन होता है किसके समानुपाती है, समानुपाती होता है, तो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि विलयन की मोललता के समानुपाती क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, यानी कि वो कौन सी अपक्रिया है जो एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल को अपघटित करती है। प्रोटीन से एमिनो अम्ल, वसा से वसा अम्ल, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, या पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड, इसमें हमें ये बताना है। तो चलिए इसे हम लोग बताते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा
यानी कि प्रोटीन से एमिनो अम्ल, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है, यानी कि क्या कर रहा है, इसमें हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता है, क्या संकीर्ण ऊर्जा, साम्य सांद्रण, अपक्रिया ऊष्मा या अंतिम उत्पाद। तो दोस्तों क्या होता है संकीर्ण ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है CH3 का होल थ्राइजियन है, एक प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, 3 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा तृतीयक एमीन, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा तृतीयक एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, यानी कि DDT है, फ्रेयान है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या ये सभी हैं, क्या जो हमारे पर्यावरण को संकट में डालते हैं वो कौन है। तो जो DDT होता है या फ्रेयान होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तीनों के तीनों क्या हैं, हमारे पर्यावरण को संकट करते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में संकट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, हमें बताना है कि जो तनुता होती है, जब तनुता को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, हमें वही बताना है। तो दोस्तों जो हमारा तनुता होता है, जब तनुता को मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विशिष्ट चालकता घट जाता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से किस अणु के केंद्रक, यानी कि निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसमें हमें बताना है निम्न में से किस अणु पर केंद्रक में परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, Cl2 पर या CH4 पर या CHCl3 पर या NH3 पर। तो क्या होता है, यानी कि निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो क्या होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे होता है, NH3 पर, NH3 के ऊपर क्या होता है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, हमें इसमें बताना है कि जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है, क्या थायमीन है या राइबोफ्लेविन है या कैल्सीफेरॉल है या एल एस्कार्बिक एल है, यानी एस्कार्बिक अम्ल एसिड है। ठीक है, तो इसमें आप लोग तैयार कर लिए थायमीन क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ये जो राइबोफ्लेविन है ये क्या होता है, B2 का होता है, क्या होता है B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। कैल्सीफेरल क्या होता है, कैल्सीफेरॉल ही, यानी कि विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, जो कैल्सीफेरॉल क्या है डी का रासायनिक नाम है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्कार्बिक अम्ल किसका है, स्कार्बिक अम्ल हमारा विटामिन सी का है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करा है I2 एवं क्षार के साथ, यानी कि I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आइडो फार्म नहीं बनता है। पहला करा एसीटोन, दूसरा करा एथेनॉल, तीसरा करा मेथेनॉल या एसीटिल्डिहाइड। तो हमारा जो मेथेनॉल होता है क्या होता है, नहीं बनता है। ठीक है, आइडो फार्म नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या करा है, अगला क्वेश्चन करा है 5 मिलीग्राम NaCl, यानी 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 ppm का 50 म्यू ग्राम मोल लीटर इनवर्स या 0.25 म्यू का पढ़ा जाता है या माइक्रो पढ़ा जाता है। ठीक है, ग्राम मोल प्रति या प्रति कहिए या मोल इनवर्स लीटर इनवर्स के। ठीक है, 0.66 गुणे मोल प्रति लीटर इनवर्स लीटर, ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स कहिए। ठीक है, इसका हमें आंसर बताना है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन बी से हो जाएगा 50 म्यू कहिए या माइक्रो कहिए ग्राम मोल प्रति लीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 8 ग्राम NaOH 450 ग्राम या ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता याद करना है। मोलरता के लिए हमने बताया है WA गुणे 1000 अपान MA गुणे WB। ठीक है, यानी कि विलेय का भार गुणे 1000 बटा विलेय का अणु भार बटा बिलियन का आयतन, इसमें मान रखेंगे। यानी कि 8 ग्राम दिया है, 8 गुणे 1000 बटा NaOH का अणु भार कितना होता है 40 ग्राम होता है।
40 ग्राम होता है NaOH, NaOH देखिए 23 होता है, 16 होता है, प्लस 1 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, 40 गुणे WB का मान कितना दिया 450 दिया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 क्या बच जाएगा 80, 80 बटा 45 का पहाड़ा पड़ेंगे यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, इसे कर देंगे, अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4 से नहीं 2 से काटिए, 4 बार में ये 9 बार में यानी कि 4/9। अब 4/9 को भाग देंगे, जब इसको हम लोग भाग देंगे 4/9 को जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 0.444 मोल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कह रहा है RNA में उपस्थित क्षारक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए RNA में क्या होता है। RNA में दोस्तों क्या होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल, केवल इसी से आप जान जाएंगे, केवल यूरेसिल जानिए। और एक होता है DNA। DNA में क्या होता है, DNA में हमारा थायमीन होता है, थायमीन। RNA में यूरेसिल होता है, DNA में थायमीन होता है। इन्हीं दोनों से आप लोग क्या करेंगे, पहचान लेंगे किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है। कोई से भी क्वेश्चन दे दे, किसे से भी दे दे, इधर उधर दे दे, मॉडिफाई करके दे दे, तभी भी आप जान जाएंगे। बस इतना जानिए, RNA में यूरेसिल होता है, DNA में थायमीन होता है। तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, रिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है आरएनए में उपस्थित होता है, तो आरएनए में क्या है, यूरेसिल है। तो अब इसमें देखिए एडेनिन होता है, आरएनए में ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, और थायमीन। लेकिन थायमीन तो डीएनए में होता है, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थायमीन क्या होता है, डीएनए में होता है। लेकिन हमें क्या पूछा है, आरएनए पूछा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें अगला ऑप्शन दिया है ग्वानिन, ग्वानिन भी होता है आरएनए में, साइटोसाइनिन इसमें होता है। अब इसमें थायमिन दे दिया है, तो थायमिन तो क्या होता है, डीएनए में होता है। इसमें यूरेसिल भी दिया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि थायमिन और यूरेसिल दोनों एक ही में दे दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, साइटोसिन, थायमिन। थायमिन क्या होता है, थायमिन फिर से दे दिया है, क्या होता है, डीएनए में होता है। ठीक है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये दिया है सही। यूरेसिल, यूरेसिल कितने में होता है, आरएनए में, आरएनए में होता है। और यही हमें पूछ रहा था आरएनए में उपस्थित क्षारक क्या है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, आरएनए में उपस्थित होता है। बस यूरेसिल के स्थान पर अगर थायमिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए में उपस्थित क्षारक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एमिनो का जलीय विलयन होता है। हमें इसमें पूछ रहा है जो एमिनो का जलीय विलयन होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है। तो दोस्तों जो एमीन होते हैं, एमिनो का जलीय विलयन किसका होता है, क्षारीय होता है। तो क्षार क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम हो, वही क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षार। लेकिन 7 नहीं, 7 से अधिक, 7 क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और जो 7 से कम होता है क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो जो एमिनो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, ये हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पिराडाक्सिन नाम है, यानी कि जो हमें बताना है इसमें जो पिराडाक्सिन होता है वो किसका नाम है। पहला दिया है विटामिन B1 का, बी दिया है विटामिन B2 का, सी दिया है विटामिन B6 का, और डी दिया है विटामिन B12 का। तो पिराडाक्सिन क्या होता है, यानी कि विटामिन B6 का नाम होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है, यानी कि जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ हो क्या है। पहला दिया है H2O, दूसरा दिया है O2, तीसरा दिया है बेंजीन यानी C6H6, और तीसरा दिया है चौथा दिया है क्या, NaCl। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो उन अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है, वो हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड और लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। MnO2 दर्शाता है, TiO2 दर्शाता है, CrO2 दिखाता है, या VO2 दिखाता है। तो दोस्तों हमारा इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, CrO2 दर्शाता है, क्या, क्रोमियम ऑक्साइड दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिमांक का औनमन, हिमांक का औनमन सीधा समानुपात किसके होता है,
तो जो हिमांक का अनुमान होता है सीधा समानुपात किसका होता है, बिलियन के मोल अंश के, बिलियन की मोलरता के, बिलियन की मोलरता के, बिलियन की मोलरता के। तो हमारा ये दोनों क्या कर रहा है, बिलियन की मोलरता या विलायक की मोलरता, इन्हीं दोनों में क्या है कन्फ्यूजन है। तो बिलियन की मोलरता के बराबर होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या हो जाता है, बराबर ही हो जाता है। ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है CuSO4 को, CuSO4 यानी कि कार्बन सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कॉपर अपचयित होता है, Cu2+ अपचयित होता है, या Al अपचयित हो जाता है, या CuSO4 विघटन हो जाता है। क्योंकि इसका मेन कारण क्या है, CuSO4 को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखने का कारण क्या है, जो Cu2+ होता है क्या होता है, अपचयित हो जाता है। यानी कि ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ये अपचयित हो जाता है इसीलिए उसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हमें यह बताना है कि जो सेलुलोज का पूर्ण अपघटन होता है, यानी कि जब सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो हमारा सेलुलोज का पूर्ण जल अपघटन होता है उससे क्या प्राप्त होता है, डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, फ्रक्टोज नहीं, डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक टालेन अपकर्मक को अपचयित करता है। यानी कि इसमें हमें बताना है निम्न यौगिकों में से कौन सा यौगिक है जो टालेन अपकर्मक को अपचयित करता है। C6H5NO2 है, C6H5NO है, C6H5NH2 है, C6H5NHOH है। इसमें कौन है जो टालेन अपकर्मक को अपचयित करता है। तो दोस्तों जो टालन अपकर्मक होता है उसको अपचयित करने वाला कौन है, तो C6H5NO2 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यही क्या करता है, टालन अपकर्मक को अपचयित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक प्रथम कोट की अपक्रिया, यानी कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय, यानी कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 9.99% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ये क्या है, रासायनिक बलगतिकी का सवाल है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमें इसमें कह रहा था प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 9.99% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, 40 मिनट में वो अपक्रिया क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 40 मिनट में अपक्रिया पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है, कीलेट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड है जो क्या बनाता है, कीलेट बनाता है। क्या एसीटेट है, ऑक्सीलेट है, साइनाइड है, या अमोनिया है। इसमें से कौन है जो कीलेट बनाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट होता है जो क्या बनाता है, लिगेंड कीलेट बनाता है, क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है परासरण परासरण की क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब को क्या कहते हैं। यानी कि इसमें हमें यह बताना है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, जब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वो जो प्रयुक्त दाब होता है वो कौन सा होता है, वाष्प दाब होता है, आंशिक दाब होता है, परासरण दाब होता है, या वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें यही हमारे बताना है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी परासरण दाब। यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कौन सा दाब लगाया जाता है, परासरण दाब पर प्रेशर लगाया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग एकदम अपने अच्छे से बोर्ड की तैयारी में लग जाइए। मात्र 4 से 5 दिन का समय है, एकदम अच्छे से जुट जाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।